Good morning, everyone. So, in last lecture, we were discussing about the लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए थे। जैसे ये सब क्वेश्चंस हो गए थे आपके। तो ये क्वेश्चन नेक्स्ट था जो हमने करना था। अब इस क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको? विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स द डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम रिलेशन फॉर द मोशन ऑफ ए बॉल थ्रोन अपवर्ड and returning toward the ground remaining in air for 10 सेकेंड। ठीक है, तो ये किसके बीच का ग्राफ आपको बताना है? डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का। ठीक है, तो क्या ग्राफ आना चाहिए? ठीक है, जैसे हम एक तो बोलते हैं, एक तो होता है डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस जो होता है वो कैसी होती है? आपकी स्केलर क्वांटिटी। ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट हम क्या देखते हैं कि जब फाइनल और इनिशियल। ठीक है ना। ऑब्वियसली बॉल को जब आपने ऊपर थ्रो किया है और बाद में वो नीचे आ रही है तो नेट डिस्प्लेसमेंट तो फिर जीरो ही आएगी। ठीक है ना। डिस्टेंस तो हमेशा इंक्रीज ही होता है, क्योंकि डिस्टेंस में चाहे वो पहले ऊपर गई है फिर नीचे आई है, ठीक है, तो वो हमेशा इंक्रीज ही होगा। मतलब डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें लास्ट तो जीरो जीरो ही आना चाहिए। ठीक है, तो आपका बी और सी तो एक तरह से एलिमिनेट ही है। ठीक है, क्योंकि इसमें तो डिस्प्लेसमेंट बाद में जीरो नहीं है, और इधर तो इसने ग्राफ ही उल्टा दिखा रखा है, तो ये तो नहीं हो सकते। अब ए और डी में से कौन सा ग्राफ होगा? हाँ, इसका बेसिकली ग्राफ होगा आपका डी। ठीक है ना, ये तो बिल्कुल यूनिफॉर्म ही दिखा रहा है ना, बट यूनिफॉर्म नहीं होगा ये। और मतलब इस टाइप का ग्राफ आपके पास आता है जब हम डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, वही होता है ना। अब ये सब फिर या तो सारे के सारे ग्राफ होते हैं, जैसे स्पीड वर्सेस टाइम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम। ठीक है, क्योंकि ये हमें चलो बेसिक पता है कि स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, और जो वेलोसिटी है वो हम उसमें हम क्या लिखते हैं? डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, एक्सेलेरेशन क्या होता है? जब हम एक्सेलरेशन लिखते हैं तो वो क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, तो वो क्या होता है आपका? एक्सेलरेशन। ठीक है, जो वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है दैट इज चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, तो उसे हम क्या बोलते हैं? आपका एक्सेलरेशन। ठीक है, तो चलो ये तो अभी एक ही ग्राफ था, बट यह कि ऐसे ना आप अलग अलग टाइप के ग्राफ्स एक बार देख सकते हो, जैसे स्पीड और टाइम का, सॉरी डिस्टेंस टाइम का, स्पीड टाइम का, वेलोसिटी टाइम का, अलग अलग टाइप के ऐसे ग्राफ होते हैं। ठीक है, बट चलो यहाँ पे तो एक ही क्वेश्चन था, तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ आपका ऐसे आएगा। ठीक है, ऐसे इसमें शो कर रखा है। अगर हम डिस्टेंस और टाइम की बात करते इस केस में, जैसे यहाँ पर तो चलो नहीं है, उसका ग्राफ कुछ ऐसा शो कर रखा है। अगर हम यही ग्राफ अगर डिस्टेंस और टाइम के बीच में होता, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी आपका, डिस्टेंस तो हमेशा टाइम के साथ इंक्रीज ही होगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली चाहे बॉल ऊपर जा रही है नीचे जा रही है तो हमें नेट देखना होता है वो तो उसका ग्राफ उन्होंने कुछ ऐसा शो किया हुआ है कि पहले ऐसे ग्राफ आएगा। ठीक है, फिर थोड़ा सा ऐसे जाएगा, और मतलब और उसके बाद बेसिकली यू विल गेट समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो ये डिस्टेंस मतलब हमेशा टाइम के साथ क्या होगा आपका? इंक्रीज ही करेगा। ठीक है, मतलब ऐसा ऐसा कुछ ग्राफ है, तो वो किसका ग्राफ है आपका? दैट इज ऑफ, इसमें एक बार ऑब्वियसली वो जैसे ये पॉइंट दिखा रखा है जहां पर मैक्सिमम हाइट आ गई। ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों ही होगा ना, इसमें अपवर्ड मैक्सिमम हाउट हाइट और फिर ये डाउनवर्ड का होगा। तो डिस्टेंस तो कभी भी टाइम के साथ आपका कम नहीं होगा, डिस्टेंस तो हमेशा टाइम के साथ क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ है, ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का है। ठीक है, फिर था ये क्वेश्चन कि जो व्हीकल नंबर है, प्लेट्स हैव टू लेटर आउट ऑफ 26 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, जैसे कोई भी गाड़ी का नंबर होता है नॉर्मली, तो उसमें बेसिकली पहले दो लेटर जो होते हैं वो बेसिकली वो कह रहा है दैट इज ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट फॉलोड बाय 4 डेसिमल डिजिट्स। हाउ मेनी डिफरेंट नंबर प्लेट्स आर पॉसिबल इफ रिपीटिशन ऑफ लेटर्स एंड डिजिट्स इज अलाउड? हम्म
क्या आंसर होगा? देखो ना, इसमें क्या है कि रिपीटिशन अलाउड है, तो आप 26 में कोई भी लेटर यहाँ यूज कर सकते हो, 26 में से यहाँ पे यूज कर सकते हो। अगर नहीं होता तो फिर यहाँ पे शायद हम 25 लिखते, क्योंकि एक लेटर आपने ले लिया। अब आगे है ना, आप चारों में से ऑब्वियसली नंबर कितने होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 नंबर है, तो रिपीटेशन अलाउड है। ठीक है, तो आप 10 में से कोई भी ले सकते हो, अगले 4 नंबर। डिफरेंट ही बनेंगी। चारों जीरो ले ले, 0 0 0 1 ले ले, डिफरेंट ही बनेगी सारी। हम्म। लेने या फिर 0 0 0 1 है। 1 करोड़ रुपए तो है। सारे डिफरेंट ही बनेंगे ना, अगर आप चारों जीरो लिख दो, 0 0 0 1 लिख दो, वो तो सारी डिफरेंट ही पूछी है उसने। हाँ, अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं होती फिर आप 10 9 8 7 लिखते। मतलब ये आंसर तब बनेगा जब ना तो लेटर की रिपीटिशन और ना ही आपके जो डिजिट की रिपीटिशन अलाउड नहीं होती, बट उसने स्पेसिफिकली लिखा है जो रिपीटिशन ऑफ लेटर्स और डिजिट्स दोनों अलाउड है, तो उस केस में मेरा आंसर आएगा सेकंड। हम्म। किसमें? हम्म। उसमें तो देखो वर्ड ही उसने दिया हुआ था ना, हम वर्ड के हिसाब से चले थे। हम्म। नहीं, जैसे उसमें ये क्वेश्चन था लेवल वाला ना। हाँ, बिना रिपीट देखो ना, फिर वो वैसा बनेगा ही कैसे? वो तो आपको उसने वही दे दिया ना। कौन सा क्वेश्चन था वो? जब आप अगर यहाँ पर रिपीट करोगे नहीं उनको। हम्म। हाँ। हम्म। जो हमने ये लिया था 26 × 25 × हम्म। हम्म। आप क्या बोल रहे हो? A B A। हम्म। हम्म। नहीं, इसमें वो आपने जैसे ए ले लिया, फिर आपने इसको इसको भी तो फिर ए लेना है ना, ये तो कंडीशन डाल दी आपने। तभी तो आपने ये तो ए तो आपने पहले ले लिया, अब इसको भी ए ही लेना है आपने। फिर इसको 26 लोगे या 1 लोगे? नहीं, आप क्या, अगर ये वाला होगा तो फिर ये केस नहीं बनेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी जैसे यही बेसिकली हम डिस्कस क्या कर रहे थे कि ये आंसर तभी आएगा जब आपकी रिपीटिशन क्या है, अलाउड है। ठीक है ना, अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं होती, जैसे ये तो चलो वर्ड है, इसमें तो LEVL, क्योंकि ये तीनों डिफरेंट है, बट ये आंसर तभी आएगा जब रिपीटिशन अलाउड है। अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं है फिर 26 × 25 × 24 आता। ठीक है। ये हो गया। क्या आंसर है? ये क्या आपका सुडोकू आता है? सुडोकू सॉल्व करना? हम्म। सुडोकू में क्या होता है कि आपके जो एक इसमें भी 9 होने चाहिए, आपका जो रो और कॉलम सभी में कितने होने चाहिए? 9 होने चाहिए। ठीक है, और रिपीट नहीं होना चाहिए ना। अब इसमें जैसे देखो क्या ना, जैसे अब ये 9 है, ये 9 है। ठीक है, अब इन तीनों में से एक जगह पे क्या आएगा? 9। ठीक है, और ये 9 है, ये 9 है, तो
इसमें भी 9 नहीं आ सकता, इसमें भी नहीं आ सकता, तो ये 9 ही होगा। ठीक है, मतलब इसमें वैसे तो चलो पूरा भी सॉल्व करता, बट इसमें क्या ना आपको, जैसे ये जो रो है, ठीक है, ये जो, और बेसिकली जो भी कॉलम है आपका, इसमें भी ये 9 है, तो इस पूरे में यहाँ पर 9 नहीं आ सकता, और इधर इसमें 9 है तो यहाँ पर 9 नहीं आ सकता। ठीक है, ऐसे मैं इस रो को देखूं, इधर आपका 9 है तो यहाँ पर कहीं पे भी 9 नहीं आ सकता, और इधर भी 9 है तो यहाँ भी कहीं 9 नहीं आ सकता। ठीक है, तो इन ये जो पोजीशंस हैं, ठीक है, ये पोजीशन है, ये पोजीशन है आपकी, जो ये पोजीशन और ये, यहाँ पे 9 आ ही नहीं सकता, तो एक ही पोजीशन बची जहाँ पे 9 आएगा बस। ठीक है, तो ये सुडोकू होता है। ये हो गया। क्या आंसर आ रहा है? अब इसमें क्या दे रखा है, इन एन एग्जामिनेशन 3 मेडल्स वर अवॉर्डेड फॉर ईच ऑफ द 5 सब्जेक्ट्स, मतलब टोटल कितने, 15 मेडल हो गए। इफ 3 कैंडिडेट्स वॉन एग्जैक्टली 4 मेडल्स ईच, तो 12 तो उनके पास ही चले गए, एंड नो कैंडिडेट वॉन जस्ट 1 मेडल, द टोटल नंबर ऑफ मेडल विनर्स, तीन ने तो 4 मिल गए, 12 तो यहीं गए, 3 ही बचे, और कोई भी कैंडिडेट ऐसा नहीं है जिसको सिंगल मिला हो, तो एक ही कैंडिडेट और होगा, और तो कुछ बनेगा ही नहीं, है ना। तो कितने मेडल विनर बने आपके, एग्जैक्टली 4, क्योंकि 5 करोगे तो फिर एक के पास एक के पास 2, फिर एक वो बन गया, आइदर 5 5 तो हो ही नहीं सकता, एग्जैक्टली 6 होने के लिए तो फिर आपको 3 में एक मेडल बांटना पड़ेगा, तो एक तो उसने मना कर रखा है, तो वॉज एग्जैक्टली 4। इसका, The test consists of 20 questions. A correct answer fetches 4 marks. Wrong answer penalized by deducting 1 mark. Unattempted questions fetch nothing. If the candidate with a few wrong answers secure 44 marks. How many questions were attempted? कितने सही है कितने गलत है, यही बनेगा बस। सो 12 इंटू 4 माइनस, क्योंकि 4 गलत हैं तो कितने, 44 मार्क्स बन रहे हैं, 16, ये वाला हो गया। अब इसमें चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। 4 स्टूडेंट्स आदिल, बिली, रमेश, डायना joined a college in 91, 92, 93 and 94, but not necessarily in that order. Each student joined one of the 4 departments: physics, chemistry, mathematics and biology. No 2 students joined the same department. ठीक है, तो अब यहाँ पे 4 स्टूडेंट कौन से, एक आदिल है, एक बिली, रमेश और डायना। फिर इधर क्या डिपार्टमेंट्स लिखे थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी। One of those who joined the college before 93 joined chemistry. One of those who joined the college before 93 joined chemistry. मतलब 91 और 92 होना चाहिए केमिस्ट्री के लिए, है ना, 91 और 92 होना चाहिए केमिस्ट्री के लिए। नो वन ज्वाइंड द कॉलेज आफ्टर रमेश, इसका मतलब रमेश ने तो 94 में करा है। ठीक है, तो 94 हो गया रमेश का। डायना ज्वाइंड फिजिक्स, वो तो हमें यहाँ पे कि डायना ने फिजिक्स ज्वाइन करी है। आदिल ज्वाइंड 1 year आफ्टर डायना, बट डिडंट ज्वाइन केमिस्ट्री, तो मतलब कि किसकी केमिस्ट्री नहीं है, आदिल, आदिल ने केमिस्ट्री नहीं करी ना, तो आदिल की केमिस्ट्री नहीं है, और ना ही उसकी फिजिक्स है, क्योंकि फिजिक्स तो डायना ने ज्वाइन करी है ना, तो उसकी मैथ्स या बायो है।
हु ज्वाइंड द कॉलेज इन द ईयर 93। तो क्या करेंगे अब इसमें आगे? ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो गया। हम्म। नहीं, आदिल ज्वाइंड द 1 ईयर आफ्टर डायना। डायना का आपने क्या ले लिया? तो मतलब इसको इसको आपने 91 मान लिया, इसका 91 हो गया ना। और 91 92 वालों ने केमिस्ट्री लिया है। इसका हाँ, मतलब 91 और 92 वाले के पास होगी ना। हाँ, एक के पास होगी ना, क्योंकि एक एक नहीं लिया है। हम्म। 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 बोला आपने ये है ना कि इसने फिजिक्स ली, और 91 और 92 में से किसी ने केमिस्ट्री लिया है, इसने केमिस्ट्री ली नहीं है, तो ये डायना 91 तो नहीं हो सकती। पर डायना को हमने क्या लिया? 92। ठीक है। और फिर इसके बाद 93 में किसने ज्वाइन किया होगा? आपका आदिल ने। ठीक है। मतलब वही है ना, आपको यहाँ पर मानना पड़ेगा डायना को पहले ही। ठीक है, और उससे फिर आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। हम्म। 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 फिर 93 या 94 हुआ। 94 में किसको दिखा रखा है? रमेश को। तो 93 में सिर्फ आपका आदिल ही आएगा। ये वाला हो गया। क्या आंसर है इसका? ठीक है, तो इसमें आपको क्या दे रखा है? स्टार्टिंग एट द सेम टाइम, policeman A, woman A and B chase thief T. They all run in the same direction at constant speeds. A runs twice as fast and B runs thrice as fast as T. If A and B catch up with T at the same time, B must have started. अब देखो ना, इसमें अगर आप देखो, ये थीफ होगा। ठीक है। और यहां पर ए होगा, और यहां पर बी होगा। ठीक है। क्योंकि बेसिकली आपको जो स्पीड बता रखी है वो ए की ट्वाइस है। ठीक है। एंड बी थ्राइस है, मतलब इसकी स्पीड डबल है, और इसकी स्पीड जो है वो थीफ के कंपैरिजन में ट्रिपल है। ठीक है। अब देखोगे ना, अगर ये, क्योंकि वो टाइम हमसे पूछ रहा है कि जब ये दोनों ने इसको पकड़ लिया, वो कह रहा है दोनों ने, इफ ए एंड बी कैच अप विद टी एट द सेम टाइम, सो बी मस्ट हैव स्टार्टेड। मतलब उसने कितना, यहाँ पे डिस्टेंस की फॉर्म में पूछा हुआ है। अब ये टाइम तो सेम होना चाहिए कि जो, क्योंकि ये आपने पॉइंट फिक्स कर लिया जहां पर उसको बेसिकली पकड़ा गया है। ठीक है। तो बी को यहां तक पहुंचने का टाइम, ठीक है, ए को यहां तक पहुंचने का टाइम, और टी को यहां तक पहुंचने का टाइम, तीनों सेम होने चाहिए। ठीक है। स्पीड जैसे आप चलो इसकी एस मान लो, तो इसकी 2s है, इसकी 3s है। ठीक है। सो अब स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है। टाइम तो तीनों का सेम है। स्पीड हमें पता है कि उसकी एस है, 2s है, 3s है, तो डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। मतलब डिस्टेंस जो होगा, जो बेसिकली अगर जो थीफ ने ट्रेवल किया होगा D1, वो होना चाहिए S × T। ठीक है। D2 कितना होना चाहिए? 2s × T। और D3 कितना होना चाहिए आपका? 3s × T। ठीक है। तो मतलब इस इन दोनों इनके बीच में जो डिस्टेंस था, ठीक है, जो वो कितना था आपका? जैसे आपका 2st, मतलब इसने st डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसने 2st, इसने 3st। तो अब क्या बनेगा इसमें से? एक लिखा है कि जो बी मस्ट हैव स्टार्टेड half as far behind T as A did, 1.5 times, twice as far behind T as A did, and 3 times। देखो ना, अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? ST। ठीक है। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 2ST। तो ट्वाइस होगा बस।
जैसे ये डिस्टेंस है ना, अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, एस टी। ये 2 ST है, ये ST है। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है आपका, मतलब उसका डबल ही होगा ना। तो बस इसका आंसर ही बनेगा, ट्वाइस एज फार बिहाइंड टी एज ए डिड। 2 टाइम ज्यादा डिस्टेंस है ना उनके बीच का। ठीक है। अगर आप कंपैरिजन कर रहे हो, क्योंकि 3 ST में से एक तो मैं इसमें से 2 ST में से माइनस करो ST, और 3 ST में से ST, तो वो ट्वाइस आ रहा है बस आपका। ऐसे ही करा क्या, कुछ और लगाया? तो ये सिंपल ही आपका इसका। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है, अमंग ABCD, वन इज डॉक्टर, वन इज टीचर, वन इज इंजीनियर एंड अदर इज लॉयर। ठीक है। द टीचर इज ओल्डर टू बी बट यंगर टू डी। ठीक है। अब ये टीचर जो है, ये बी से तो क्या है, ओल्डर है, और डी से यंगर है। ठीक है। बी इज ओल्डर टू डॉक्टर, बी इज ओल्डर टू, तो डॉक्टर यहां पे आ गया, एंड यंगर देन सी। तो अब यंगर देन सी का मतलब टीचर ही सी बना। ठीक है। और इसमें ये दोनों ही सी बनेंगे, सी इज द टीचर, डी इज नॉट द डॉक्टर। हाँ, ये दोनों ही आंसर थे इसमें ना, क्योंकि डॉक्टर इस हिसाब से तो फिर ए बन रहा है ना, ए डॉक्टर बनेगा, सी टीचर हो गया। बी के बारे में बता सकते हैं कुछ? और ए तो इंजीनियर है ही नहीं। ठीक है, लिखा ना, ए इज द इंजीनियर, ए डॉक्टर होना चाहिए। तो ये दोनों इसमें, इसके दोनों ही सही थे। सी इज द टीचर, डी इज नॉट द डॉक्टर। चलो, जिसके दोनों होंगे वो दोनों ही सही माने जाएंगे, क्योंकि इसमें मैंने भी चेक किया था। नहीं, उस टाइम जो निकली थी आंसर की, उसके बाद भी बहुत कुछ निकल जाता है। इसके आंसर दोनों सही है, सी इज द टीचर एंड डी इज नॉट द डॉक्टर। ये आया था मेरे ख्याल में। हाँ, पता नहीं कौन सी शिफ्ट में आया था। इसका 3 और 4, पहले डी इज नॉट द डॉक्टर था, सही। फिर सी इज द टीचर, दोनों ही सही है इसमें। ये December 23 का क्वेश्चन है, इवनिंग शिफ्ट का है। हो गए सारे ये। चलो अब आगे देखते हैं। ठीक है, तो अब चलिए कुछ और इसमें क्वेश्चन हम आपके ट्राई करते हैं। जैसे भी ये क्वेश्चन है, दैट इज बेस्ड ऑन द लाइक डाटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, जैसे कई बार आपको एग्जाम के अंदर डाटा गिवन होता है और आपको उसको इंटरप्रेट करना होता है। अब वो यहाँ पर आपको कह रहा है कि इनकम्स ऑफ 2 पर्सन्स, ए एंड बी, ओवर द years 2000 टू 2006 टू 2010 आर शोन इन द ग्राफ। ये आपके पास एक डाटा है, और इस बेस पे आपने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इसमें से ट्रू है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है कि इनकम ऑफ 2 पर्सन ए एंड बी ओवर द इयर्स 2006 टू 2010। अब देखो ना यहाँ पर, बेसिकली जो ओवर द ईयर्स ट्रेंड्स ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी आर द सेम। ठीक है। अब ट्रेंड तो कैसे सेम दिख रहा है, जैसे इसकी तो डिक्रीज हो रही है, फॉर एग्जांपल इसकी इंक्रीज हो रही है, तो ये ट्रेंड तो सेम नहीं है ना। चलो, अगर अब जैसे इसका भी 1 लाख अगर कम हुई है, और इसकी, अब इसका जैसे दिखा रखा है 3 to 4 हुई है, बट ट्रेंड का मतलब है कि इंक्रीज डिक्रीज भी सेम होना चाहिए। द लार्जेस्ट डिफरेंस इन द इनकम्स ऑफ ए एंड बी इन द ईयर 2008। 2008 में दोनों की इनकम में कितना डिफरेंस है, इसकी 2 है और इसकी कितनी है, 5, 4। तो ये 2 लाख का डिफरेंस है। और 3 और 6, 2006 में उनका 3 लाख का था, तो 2008 में तो लार्जेस्ट डिफरेंस वैसे ही नहीं है। ड्यूरिंग द गिवन पीरियड द एवरेज इनकम ऑफ ए इज हाइयर बाय 1.8 लाख कंपेयर टू बी। ठीक है। अब एवरेज इनकम का मतलब क्या है, जैसे पहले आप ऐड करो 6,
+5 +4, ये हो गया 15, 20 और 6, मतलब 26/5। ये कितना आ रहा है? 5.2 लाख। ठीक है। और इसकी देखें तो 2, फिर हुई 4, 2 और 4 6, देन अगेन 2, 2 ही है ना ये पहले 3 है इसकी। 3 4 7, 7 और 2 9, 9 और 4 13 और 5 18, तो 18/5 कितना आ रहा है? 3.6 लाख। तो ये कितना एवरेज इनकम में जो डिफरेंस आ रहा है वो 1.6 लाख का आ रहा है, यहाँ पे 1.8 लिखा हुआ है। ठीक है। ड्यूरिंग द गिवन पीरियड द एनुअल इनकम ऑफ ए वॉज बिलो इट्स एवरेज मोर देन ट्वाइस। ठीक है। तो जो एनुअल इनकम ए की है वो कितने आई है, मतलब आपको ये सब कंपैरिजन करना है। एवरेज जो आई है वो कितनी आई है? 5.2। ठीक है। तो 5.2 से हमें क्या बतानी है? कम। कम कितनी बारी थी? 3 बारी, विच इज मोर देन ट्वाइस। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी आपकी? सही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है? द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन ए फैक्ट्री ओवर 9 मंथ्स इज शोन इन द ग्राफ। ठीक है, ये हमें प्रोडक्शन ऑफ गुड्स बता रखी है टन्स में। द एवरेज ग्रोथ ओवर द पीरियड अंडर कंसिडरेशन। तो ये जैसे आपको बता रखे हैं यहाँ पर प्रोडक्शन मंथ, ये मतलब इनिशियल मंथ ले रखा है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एवरेज ग्रोथ ओवर द पीरियड अंडर कंसिडरेशन वो कितनी आएगी? ठीक है, तो यहाँ पर आपको प्रोडक्शन ऑफ गुड्स दे रखी है ओवर 9 मंथ्स। ठीक है। द एवरेज ग्रोथ ओवर द पीरियड। ठीक है, एवरेज ग्रोथ के लिए आपको जो भी पर मंथ ग्रोथ में चेंज आ रहा है उसको पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे क्योंकि 9 मंथ्स की है, जैसे इसने 0 लिया पहले, तो फर्स्ट मंथ में कितना ग्रोथ है? 0.4। क्योंकि 3.0 में से 2.6 आपको माइनस करना पड़ेगा। 0.4, 3.3 -3 दैट विल बी 0.3, देन 0.2, देन 0.3, 0.4 -0.2, 0.5 +0.5। तो ये कितना आ रहा है आपका? 0.4, 0.7, कितना आ रहा है? 2.4। और ये कितने मंथ्स का लेंगे हम इसको? 8, क्योंकि चलो ये तो इनिशियल उसने 0 लिया ना, क्योंकि चेंज तो आपने 8 बार ही लिया ना। तो 2.4/8 कितना आ जाएगा? 0.3। क्योंकि आपको एवरेज वैल्यू लेनी थी। क्या वैल्यू लेनी है आपको? एवरेज। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है। एंजेला ट्रेवल्स फ्रॉम टाउन ए टू टाउन टी 10 किलोमीटर अवे। When she is halfway, Batty starts from town B 40 15 kilometer away. When Batty is halfway, Charlie starts from town C 40 30 kilometer away. When he is halfway, Dave starts from down town D 40 kilometer away. If their speeds are uniform and in the ratio 1:3:12:16, the last one to reach T will be। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या कंडीशन या क्या सिचुएशन हमें गिवन है। अब इसमें एक तो एंजेला है। ठीक है, मतलब सबसे पहले तो इसी ने स्टार्ट किया, उसके बाद बैटी, उसके बाद चार्ली और उसके बाद डेव। ठीक है। अब इनकी ना हमें स्पीड्स बता रखी हैं। ठीक है। अब जैसे स्पीड की रेशियो बता रखी है, तो इसमें आप ऐसा मान के चल सकते हो कि जैसे अगर आप एंजेला की 1 किलोमीटर पर आवर मान लो, तो मतलब एंजेला की स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है।
और बैटी की 3, तो एक की 1 है, एक की 3 होगी, एक की 12 और एक की 16, यही बनेगा। ये उनकी हमें स्पीड्स हमें पता, और यूनिफॉर्म है, मतलब दैट रिमेन सेम थ्रू आउट द देयर जर्नी। ठीक है। अब एंजला, मतलब जाना सबने टाउन टी है ना, ठीक है, ये टाउन है, यहाँ पे जाना है। अब एंजले का डिस्टेंस कितना है, 10 किलोमीटर। ठीक है। तो टाउन ए से जाना उसने यहाँ तक, ठीक है, इसका डिस्टेंस है 10 किलोमीटर। ठीक है। सो जब एंजला हाफ वे है, ठीक है, तब बैटी ने स्टार्ट करा है फ्रॉम टाउन B4T। ठीक है। और उसका डिस्टेंस कितना है, 15 किलोमीटर है यहाँ से। अब मतलब हाफ वे का मतलब क्या है कि जो आपकी एंजल है, इसका मतलब वो कितने किलोमीटर पहुंच गई होगी, 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर वो पहुंच गई होगी तब इसने स्टार्ट किया है। ठीक है। तो इसका मतलब इसने इसने 5 घंटे तो ये लगी गई इसको ना पहले, क्योंकि इसकी स्पीड तो 1 किलोमीटर पर आ रहा है, तो 5 किलोमीटर तो ये चल लिया है। ठीक है। इसको अगले 5 किलोमीटर पहुंचने में 5 घंटे लगेंगे। ठीक है, इसको तो लगने हैं 5 घंटे और। अब बी की स्पीड कितनी है, 3 किलोमीटर पर आवर। तो अब उसको उसने कितना कवर करना है, 15। इसका मतलब तो यह है कि ये दोनों तो फिर सेम टाइम पे पहुंचेंगे, क्योंकि इसने, नहीं, इसने 5 किलोमीटर करना है 5 घंटे में, इसने करना है 3 में। तो ये पहले पहुंच जाएगा बी तो, जो मतलब ये है, बैटरी तो एंजला से तो पहले पहुंच जाएगी, क्योंकि इसकी स्पीड तो 1 किलोमीटर पर आ रही है ना, और इसकी 3 है। उतने इसने 15 किलोमीटर कवर करना है, इसने 5 करना, बट इसको 5 करने में 5 घंटे लगते हैं, और इसको 15 करने में 3 घंटे। ठीक है। उसने हमसे लास्ट पूछा है ना, 3 किलोमीटर, सॉरी 3 किलोमीटर पर आ रहा है, तो 15 में 5 ही लगेंगे ना, तो सेम ही पहुंचेंगे ये तो दोनों, क्योंकि इसने 5 किलोमीटर करना है, इसको भी 5 घंटे लगेंगे, और इसको 15 किलोमीटर करने में 5 घंटे लगेंगे। इसका मतलब एंजला और बेटी तो सेम टाइम पे पहुंचेंगे। ठीक है। अब बात करते हैं चार्ली की। चार्ली ने कब स्टार्ट किया है, उसका टाउन और भी अवे है, 30 किलोमीटर अवे है। ठीक है। उसका कितना है, 30 किलोमीटर अवे। इसने कब स्टार्ट किया है, जब बी हाफ है, तो मतलब ये 7.5। अब इसको 7.5 करने में कितना टाइम लगेगा, 3 है तो 2.5 आवर लगेंगे। ठीक है। और इसको भी, इसकी स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर, तो 12 किलोमीटर पर आवर का मतलब ये भी 2.5 आवर में कवर कर लेगी, जो ये है अपना चार्ली। तो ये भी मतलब सेम टाइम पे पहुंचेगा, क्योंकि इसने कितना कवर करना है, 30 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर। अब हम इन दोनों का कंपैरिजन करें ना, इसको 7.5 करना है, इसको कितना टाइम लग रहा है, इसको कितना टाइम लग रहा है 7.5 करने में, 2.5 आवर। और इसको 30 किलोमीटर करने में 2.5 आवर लग रहा है, कि नहीं, मतलब ये तीनों तो फिर सेम टाइम पे पहुंच रहे हैं, कि नहीं। नहीं, एक मिनट देखते हैं ना, जैसे इसको लगे 10 घंटे, इसको इसको लगे 5, क्योंकि 15, इसको 5 घंटे लग रहे हैं, और इसको कितने लग रहे हैं, 2.5 आवर पूरी जर्नी में। अगला गया डेव। डेव ने कब स्टार्ट किया है, 40 किलोमीटर, बट उसने कब स्टार्ट किया, जब चार्ली हाफ पे है। अब चार्ली हाफ पे है, तो चार्ली को तो यहां से कितना टाइम लगेगा, 1.25 आवर। और डेव को कितना लग रहा है, 2.5, तो डेव लास्ट में पहुंचेगा, क्योंकि ये तो हाफ पहुंच गया ना, उसको टोटल 2.5 लग रहा है ना, वो तो जब हाफ पहुंच गया था तब जाके डेव ने स्टार्ट करा, लिखा होगा ना यहाँ पे, व्हेन चार्ली इज हाफ वे, डेव स्टार्ट्स फ्रॉम टाउन डी विच इज 40 किलोमीटर अवे। तो डेव इसके हिसाब से लास्ट में पहुंचना चाहिए, क्या नहीं, क्योंकि बाकी तीनों सेम लग रहा है, सेम टाइम ही पहुंचेंगे।
ठीक है ना, क्योंकि उनको, क्योंकि इसको यहाँ पर 5 घंटे में 5 किलोमीटर करने थे, और इसमें आपने देखा कि 15 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। और इसने जब स्टार्ट किया, उसके बाद ये तो डे भी पहुंचेगा लास्ट में, क्योंकि लास्ट जो कंडीशन बन रही है उसमें आपका ये तो चार्ली तो उतने डिस्टेंस को 1.25 आवर में कवर करेगा। ठीक है ना, लेकिन उसका डिस्टेंस आधा ही रह गया ना, तो 2.5 उसको टोटल लगते हैं। बट अगर उसको 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्टार्ट करना है, उसको तो फिर 2.5 लगेंगे, तो वो लास्ट में पहुंचेगा। ठीक है, बढ़िया कुछ बात। देखो क्या होता है ना, वही है कि टाइम तो चलो देखना होता है, इतना टाइम भी नहीं होता है कुछ क्वेश्चंस पे ना आपको। बस ये, अभी तो है ना, ये सिर्फ माइंड की गेम है, आपको थोड़ा सा बस इन्वॉल्व करना होता है इसमें। कोई कुछ नहीं सिखा सकता आपको ना, अब इसमें क्या सिखाने का है। ये करने वाले क्या बताऊंगे, बस और भी कोई शॉर्ट ट्रिक हो कुछ भी हो, इनके अलग अलग तरीके हैं। ये तो ये होता है कि हमें अप्रोच का पता लगता है, और थोड़ा दिमाग सोचने की तरफ मेनली मजबूर करना होता है कि ये कंडीशंस है तो इसको हम कैसे सोच रहे हैं। और तो कुछ नहीं होता है एप्टीट्यूड में ना, कोई कौन से फॉर्मूले लग रहे हैं हर जगह पे। कई जगह पर आपका, अब ये भी चाहे आप इसको उसका मान लो कि अब स्पीड डिस्टेंस टाइम के फॉर्मूले से थोड़ा ये क्वेश्चन हो रहा है, तो इसमें तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है। ठीक है, तो कुछ लेंथी भी होते हैं, बट चलो, अब ये तो पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। जैसे अब ये क्वेश्चन दे रखा है, 4 स्टूडेंट्स अल्पना, बहराम, रमेश एंड डॉग, डॉग क्या है ये, joined a college in 91, 93, 92, 93 and 94, but not necessarily in that order. Each student joined one of the four departments. No two students joined the same department. One of those who joined the same है, उसमें आदिल, उसमें नाम पूछा था ना, इसमें ईयर पूछा है, तो क्वेश्चन तो डिफरेंट है। One of those who joined the college before 93 joined chemistry. No one joined college after Ramesh. Dog joined physics. Alpana joined 1 year after Dog but didn't join chemistry. The Behram joined the college in the year. नहीं, बाकी स्टेटमेंट सारी सेम है। केमिस्ट्री वाले के सेम है। अब मुझे आंसर देखना पड़ेगा, क्या देख लेते हैं। नो टू, एक तो क्या, नो टू स्टूडेंट ज्वाइन द सेम डिपार्टमेंट। वन ऑफ दोज हु ज्वाइन द कॉलेज बिफोर 93 ज्वाइन केमिस्ट्री। जिसने 93 से, वही है ना, 91, 92, 93, 94, हु ज्वाइन बिफोर 93 ज्वाइन केमिस्ट्री, मतलब केमिस्ट्री 91 या 92 में है। ठीक है, नो वन ज्वाइन द कॉलेज आफ्टर रमेश, मतलब रमेश ने 94 में ज्वाइन करा है। ठीक है, डाउग ज्वाइन फिजिक्स, 93 में केमिस्ट्री है ना, और इसने फिजिक्स ज्वाइन करा है। अल्पना ज्वाइंड 1 year आफ्टर डाउग बट डिडंट ज्वाइन केमिस्ट्री। वैसे जिसने 93 से पहले करा है उसने केमिस्ट्री ज्वाइन करी है ना, तो इसने, अल्पना ज्वाइंड 1 year आफ्टर डाउग एंड डिडंट ज्वाइन केमिस्ट्री, तो अल्पना का फिर 93 आ गया। हम्म, क्योंकि सबसे लास्ट में रमेश ने करा है, और 93 किसका आ गया, अल्पना का। अल्पना ज्वाइंड 1 year आफ्टर डाउग, तो 92 किसका आ गया, डाउग का, और 91 फिर क्या आना चाहिए, बहराम का। हम्म, ये पता नहीं किसी शिफ्ट में आया हुआ है।
पता नहीं मॉर्निंग इवनिंग में आएगा, बस यही आंसर इसका 91। अब सिमिलर ही डालने पड़ते हैं ना कुछ क्वेश्चन उनको, दोनों शिफ्ट में। जो बाद में बच्चे कहेंगे हमसे अलग पूछ लिए, हमारे से अलग पूछ लिए। अब ये क्वेश्चन है वेन डायग्राम पे बेस्ड। सपोज सम बास्केटबॉल प्लेयर्स प्ले क्रिकेट, ऑल टेनिस प्लेयर्स प्ले क्रिकेट, and no tennis player plays basketball. Which of the following Venn diagram correctly depicts the relationship among basketball, cricket, and tennis player groups? जैसे तुम ऐसे उतारा आंसर जैसे तुम्हें वैसे ही रटा हुआ है। कैसे अप्रोच करेंगे? क्रिकेट दोनों में कॉमन है, क्रिकेट को सेंटर में करेगा। फिर उसके बाद उसमें लिखा है कि सारे टेनिस प्लेयर क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट के सर्कल में टेनिस का सर्कल आ गया। फिर उसमें लिखा है बास्केटबॉल प्लेयर, कुछ बास्केटबॉल प्लेयर क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट का थोड़ा सा सर्कल बास्केटबॉल बना के। देखो क्या ना, इसको बेसिकली हम कैसे करते हैं वैसे। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि सम बास्केटबॉल प्लेयर्स प्ले क्रिकेट। ठीक है, तो जैसे क्रिकेट का बड़ा आएगा इसमें, ठीक है, और बास्केटबॉल का इसके अंडर, क्योंकि कुछ बास्केटबॉल प्लेयर्स जो हैं वो क्रिकेट खेलते हैं। कुछ थोड़ा सा है। अब बास्केटबॉल का बाहर आएगा और क्रिकेट का अंदर आएगा, लेकिन ना सपोज सम बास्केटबॉल प्लेयर्स प्ले क्रिकेट, तो बाहर वाला किसका आएगा? बास्केटबॉल का, अंदर आएगा क्रिकेट का। ठीक है, अभी एक इसको मानते हैं लाइन को। दूसरा उसने लिखा है ऑल टेनिस प्लेयर प्ले क्रिकेट। अब इसका क्या मतलब हुआ? तो अगर ये लाइन है कि ऑल टेनिस प्लेयर प्ले क्रिकेट, अभी हम अलग अलग कंपैरिजन करते हैं एक बारी ना, फिर इसको देखेंगे। पहले लिखा सपोज सम बास्केटबॉल प्लेयर्स प्ले क्रिकेट, ऑल टेनिस प्लेयर्स प्ले क्रिकेट। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे अभी आपने ये बनाया किसका? क्रिकेट का। तो जितने टेनिस प्लेयर हैं वो क्या खेलते हैं? क्रिकेट। फिर वो क्रिकेट के अंदर आएगा, यही बनेगा ना कि ऑल टेनिस प्लेयर प्ले क्रिकेट। क्रिकेट और इसका मतलब ये होगा कि जितने क्रिकेट है ना वो सारे बास्केटबॉल में क्रिकेट भी खेलते सर वो साइड में बनाओगे, हैं। सर्कल बाहर आना बाहर चाहिए, थोड़ा सा ही आना चाहिए अंदर। कौन से प्लेयर जो क्रिकेट नहीं खेल रहे। हम्म। तो मतलब बी के पैग लेके थोड़ा सा अंदर लेके फिर बनाएंगे सर। तो इसमें इसने सम लिखा है ना, फिर ऑल आ गया। हाँ, फिर ये ऑल के लिए बन गया ना। तो मतलब ये आप क्रिकेट का बनाओ और ये बास्केटबॉल का, कि सम बास्केट, अगर ऑल होता फिर बीच में आ जाता ना। ये सम लिखा उसने, यहाँ पे ऑल नहीं है। सम बास्केटबॉल प्लेयर प्लेज क्रिकेट। ठीक है, तो इसको चाहे आप क्रिकेट का बना लो, इसको बास्केटबॉल का बना लो। ठीक है, तो ये दोनों ओवरलैप हो गया कि सम बास्केटबॉल प्लेयर प्ले क्रिकेट। उल्टा भी हो गया कि सम क्रिकेट प्लेयर प्ले बास्केटबॉल। ऑल टेनिस प्लेयर प्ले क्रिकेट। फिर जितने भी क्रिकेट, उसका फिर पूरा सर्कल आएगा ना, ऑल टेनिस प्लेयर प्ले क्रिकेट। ठीक है, एंड नो टेनिस प्लेयर प्लेज बास्केटबॉल। तो वो तो इसमें आ ही नहीं रहा है। ठीक है, और बस फिर यही बनेगा। तो ऐसा मतलब एक के अंदर ये ओवरलैप और एक सर्कल, ये और तो किसी में है ही नहीं, तो यही बनेगा बस। जब ऑल होता है ना तो ऑल के अंदर आपको उसके अंदर पूरा दिखाना पड़ेगा, जब सम होगा तो आपको ओवरलैप दिखाना पड़ेगा। मतलब ये वो पोर्शन है, ये वो प्लेयर्स हैं जो बास्केटबॉल और क्रिकेट दोनों खेलते हैं। ठीक है, इधर सिर्फ क्रिकेट आ गया, इधर बास्केटबॉल आ गया। और ये वाले कौन से हैं? सारे टेनिस प्लेयर हैं, एंड नो टेनिस प्लेयर प्ले बास्केटबॉल। ठीक है, तो जब ऑल होगा तो बीच में रख देना, सम होगा तो आपको ओवरलैपिंग दिखाना पड़ेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि वन लेटर इज पिक्ड एट रैंडम फ्रॉम ईच ऑफ द वर्ड्स lunar and lander. The chance that letters picked from both words belong to the word pragyan is.
आपने किस चीज का चांस बताना है, दैट इज द लेटर्स पिक्ड फ्रॉम बोथ वर्ड्स बिलोंग टू द वर्ड प्रज्ञानिस। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या दे रखा है कि वन लेटर इज पिक्ड एट रैंडम फ्रॉम ईच ऑफ द वर्ड्स, मतलब आपको कोई भी एक वर्ड जो है वो पिक करना है इन दोनों वर्ड्स में से। द चांस दैट द लेटर पिक्ड फ्रॉम बोथ वर्ड्स बिलोंग टू द वर्ड प्रज्ञान। ठीक है, तो अब बेसिकली पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन से ऐसे लेटर्स हैं जो प्रज्ञान में भी हैं, ल्यूनार में भी और लेंटर में भी हैं। ठीक है, तो जैसे इसमें अगर हम ल्यूनार देखें तो इसमें आपका एन, ए और आर, मतलब तीन लेटर हैं इसमें ना, जो इसमें भी हैं। और इसके अंदर भी एन, ए और आर। ठीक है, तो आपको बेसिकली रैंडमली पिक करना है। ठीक है, अब इसमें जो है वो 3/5 है, क्योंकि थ्री लेटर ऐसे हैं फाइव में से जिसको मैं पिक कर सकता हूँ, और दूसरे वाले में से थ्री हैं आउट ऑफ 6। ठीक है, अब मुझे तो कोई भी चलेगा, आई वॉन्ट दिस एंड दिस, दोनों में से कोई भी आए, जहां पर भी एंड होता है वहां पर हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो 9/30 विच कम्स आउट टू बी 3/10। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 3/10। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द मोस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ ए लेंथ। एक लिखा है 2.15 मीटर, 215 सेंटीमीटर, 21.5 डेसीमीटर और 2.150 मीटर। है तो सारी लेंथ सेम ही है, बट उसको आप मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर तो पूछ रहा है कि सबसे प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ लेंथ कौन सी होगी। हम्म, क्यों? हम्म, मतलब इसमें जैसे 2.15 और 2.150 में तो मतलब एक जीरो का ही फर्क है। हम्म, ठीक है, इसमें भी इसलिए हम क्या देखते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स जनरली वैसे तो कौन से होते हैं, नॉन जीरो। कौन से होते हैं आपके, जो नॉन जीरो है। ठीक है, जैसे इसमें तीन सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें तीन है, इसमें भी तीन है। बट जब ऐसा होता है ना जिसमें 2.150, इसका मतलब ये चार सिग्निफिकेंट फिगर है। तो जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर जितने ज्यादा होते हैं उतनी प्रिसाइज होती है। ठीक है, जैसे मैं आपको कुछ यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल्स लिखवा देता हूँ। जैसे मान लो मैंने कुछ नंबर्स लिखे, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है 5, 1, 2, 3, 4। ठीक है, दैट इज योर 50,000, 0.008। एक मैंने लिखा 89, एक नंबर मैंने लिखा फॉर एग्जाम्पल 340, एक मैंने लिखा 6700, एक नंबर मैंने लिखा 0.012, एक नंबर लिखा फॉर एग्जाम्पल मैंने 1002, और एक नंबर लिखा फॉर एग्जाम्पल मैंने 4.9210। ठीक है, अब जैसे ही हर एक के अंदर अगर आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने हैं, ठीक है, जैसे जनरली तो क्या होता है, जो नॉन जीरो है। ठीक है, जैसे अगर ऐसा नंबर है तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ आपका एक ही है। ठीक है, इसमें भी आप जो 0.008 है इसमें भी वन ही है। ठीक है, 89 में टू है। ठीक है, 34 में आपके टू हैं, 6700 में भी टू हैं, 0.012 में भी टू हैं। लेकिन अगर ऐसा आ जाता है कि दो जो आपके क्या हैं, सिग्निफिकेंट के बीच में जीरो जीरो है, इस केस में फिर चार होंगे, उसको काउंट करना है। और अगर कुछ ऐसा है कि जैसे 4.9210, मतलब बाकी सारे तो कैसे हैं आपके, जो सिग्निफिकेंट या मतलब नॉन जीरो है और लास्ट में जीरो आते हैं तो उसको भी आपने काउंट करना है, तो ये 5 माना जाएगा। तो अभी इनके जो भी रूल्स होते हैं ये पढ़ते थे हम वैसे तो, बट ये कुछ देखना आप इसके बारे में, सिग्निफिकेंट फिगर्स के क्या रूल्स होते हैं,
बट यहाँ पर सबसे प्रिसाइज होगा 2.150। बाकी तीनों के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर आपके 3 है, इस केस में आपके 4 है। ठीक है। अब ये क्वेश्चन एक दो बार रिपीट हो रखा है ना एग्जाम में। टू सेमी सर्कल्स आर ड्रॉन इन ए स्क्वायर विद साइड्स एज diameters as shown. If the side of the square is 2 units, how much is the shaded area? तो आपको बताना है ये जो एरिया शेडेड है ये स्क्वायर यूनिट्स में कितना होगा। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन गिवन है, टू सेमी सर्कल्स आर ड्रॉन इन ए स्क्वायर विद साइड्स एज डायमीटर्स एज शोन इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 2 यूनिट्स। ठीक है, मतलब ये सारे 2 यूनिट्स के हैं आपके। ठीक है, तो ऑब्वियसली इसका एरिया तो वैसे क्या होना चाहिए, 4 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, अब इसके लिए क्या अप्रोच रहती है हमारी ना इस टाइप के क्वेश्चन के, कि जो ये बड़ा स्क्वायर है इसको हम क्या मान के चलेंगे कि ये, जैसे यहां पर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इसको हम बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है ना, क्योंकि स्क्वायर है इसको हमने क्या करना है, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। मतलब सेंटर से हमने एक लाइन ड्रॉ करी और ये 4 इक्वल पार्ट्स में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। ठीक है, ये थोड़ा सा लाइन एग्जैक्ट ही आएगी वहां पे ना, बिल्कुल हम उसके सेंटर में से पास कराते हैं। ठीक है, मतलब ऐसी सी कुछ कंडीशन है आपके पास। ठीक है, अब उसने हमसे क्या पूछा है, एरिया ऑफ शेडिड एरिया। ठीक है, अब ऑब्वियसली अगर ये 4 स्क्वायर हैं तो टोटल कितना है, मतलब 2/2 था ना, तो ये इक्वल है तो सारे 1/1 है। ठीक है, तो इसका एरिया भी 1 होगा। ठीक है, इसका भी 1 होगा, इसका भी 1 होगा, इसका भी 1 होगा। ठीक है, पहले हम उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। अब एक बात तो है कि इसमें तो शेडिड एरिया आ ही नहीं रहा, तो इसको तो आप हटा दो। ठीक है, ये तो एरिया गया। अब बच्चे हमारे पास ये 3 है। ठीक है ना, अब एक तो पूरा ही है चलो, बट बाकी जो 2 है ना, उसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है कि उसका थोड़ा थोड़ा सा पार्ट ही है जो कि शेडेड है। ठीक है, अब पहले तो मतलब 4 एक तो हटा दो, तो मतलब हमारे पास 3 रह गए। ठीक है, अब 3 में से बेसिकली ये जो पोर्शन है इसको हम क्या बोलेंगे, जैसे मान लो क्या होता है ना, ये पूरा एक सर्कल है, अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूं तो ये पूरा सर्कल है, तो ये क्वाड्रेंट है। ठीक है ना, ये क्या, एक क्वाड्रेंट है। तो जैसे पूरे जो सर्कल का एरिया है वो तो होता है πr²। ठीक है, और क्वाड्रेंट का क्या होगा, πr²/4 होगा एक क्वाड्रेंट का। ठीक है, क्या नहीं, क्योंकि पूरे का कितना होता है πr² सर्कल का, तो एक क्वाड्रेंट का कितना होगा आपका, πr²/4। ठीक है, आप बताओ आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर हम क्या थे, जो क्वाड्रेंट है उसका एरिया कितना आ गया, πr²/4। लेकिन अब देखो ना इसके अंदर ये वाला तो चलो हमारा आउट ही हो गया था, तो पूरा एरिया 3 है। अब 3 में से अगर मैं जो 2 क्वाड्रेंट्स हैं, ठीक है, अगर उनका एरिया मैं क्या कर दूंगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्वाड्रेंट ही है ना, तो इस 1 2 3 तो ये पूरा एरिया है। अगर 3 की बात करें ना, अगर ये पूरा शेडिड होता है तो वो 3 है। ठीक है, अब 3 में से मैंने, क्योंकि 2 क्वाड्रेंट्स हैं, उनके एरिया को माइनस करना है, तो πr²/4 एक का है, तो 2 का कितना होगा, और इसकी रेडियस तो कितनी आ जाएगी, वो तो 1 ही है। ठीक है ना, क्योंकि आप इसको पूरा करोगे तो ये रेडियस इसकी 1 ही है, डायमीटर एक तरह से कितना होगा, 2 होगा, क्योंकि रेडियस तो 1 ही होगी ना, तो रेडियस तो 1 ही है। तो ये कितना आ गया, आर आर तो 1 का स्क्वायर कर दो तो पाई/2 आ गया। ठीक है, ये 2 क्वाड्रेंट्स का एरिया है, तो 3 में से आप π/2 को माइनस माइनस कर दो, तो ये आंसर आ गया। क्या नहीं, ठीक है, तो वही होता है ना, वैसे तो भैया कि इस तरह से आपको जो एरिया है, वॉल्यूम्स है, वो भी सबकी याद होनी चाहिए, जितने भी कुछ सॉलिड ऑब्जेक्ट हैं, स्फीयर है। ठीक है,
जैसे एक आधा क्वेश्चन इसमें मैं आपको दिखाता हूँ और ना। स्पेयर अब यही बार आया, 4 स्पेयर करते हैं। हम्म। ठीक है, तो जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें उसने आपको क्या कहा कि एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है। तो आपने उसको मेल्ट करा और कास्ट कर दिया सिलेंड्रिकल बार ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। तो व्हाट वुड बी द लेंथ ऑफ द बार। ठीक है, तो आपको पता है कि दोनों की हम किसको कंपेयर करेंगे, वॉल्यूम्स को। 4/3 पाई आर क्यूब शुड बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। एच हाइट या लेंथ ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे चलो लेंथ लिख देते हैं, या जो हाइट हो गया। तो पाई से पाई तो कैंसिल हो गया यहाँ पे। और सेंटीमीटर में पूछा है और सब कुछ सेंटीमीटर में गिवन है, तो 6 का क्यूब तो यहाँ पे 216 आ गया। ठीक है, और यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 इंटू लेंथ, यही बनेगा। तो लेंथ कितनी आ रही है, 4 इंटू 216/3 इंटू 9। ये कितना आ रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है, एग्जैक्ट आ जाएगा जब इसको सॉल्व कर रहे हो, है ना। 32 सेंटीमीटर। तो वही है ना, कई बार आपको फिर वो बेसिक फॉर्मूले पता होने चाहिए ना, जिस बेस पे आप इस टाइप के क्वेश्चन को कर पाओ। ठीक है। चलिए, बाकी फिर ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आप ट्राई करना। ठीक है, फिर इसको कर लेंगे डिस्कस ना।